ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर युवाओं में नशा मुक्ति के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन एंड यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार और पत्रकार संतोष पाठक। डॉक्टर राजेश जी, सबसे पहले तो अपने श्रोताओं के लिए हम यही जानना चाहेंगे कि जो दिवस है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस, आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई, कब से इसको मनाना शुरू किया गया और इसका जो लक्ष्य और उद्देश्य था वो क्या था? आखिर हमने चुना कि इस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाए जब हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ, इनके अवैध व्यापार के खिलाफ बात करें, इनके खिलाफ अभियान चलाए, इसका मूल उद्देश्य क्या था? 1987 में सारे विश्व के देश मिलकर एक कमिटमेंट किया था वियना में 26 जून को, और उस कमिटमेंट को एक सांकेतिक तौर से हर साल एक मनाया जाता है। देखिए, नशा एक ऐसी समस्या है जो किसी देश की नहीं, जैसे अभी कोविड है, कोविड के लिए पूरा ग्लोबल एफर्ट हो रहा है, वैसे ही पूरे ग्लोबल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हर साल 26 जून को हम अपने आप को रीडेडिकेट करेंगे इस परेशानी को कंट्रोल करने में, इस परेशानी को बेहतर ढंग से समझने में, बेहतर ढंग से एक दूसरे की सहायता करने में, कोऑपरेट करने में, नए जो रिसर्च आ रहे हैं एक दूसरे के साथ शेयर करने में। तो उन तमाम एफर्ट्स को 26 जून को हम लोग रीडेडिकेट अपने आप को करते हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं मनाया जाता है, दुनिया के हर देश में मनाया जाता है, और इसको लीड करता है यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है, UNODC, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम। डॉक्टर राजेश जी, एक बड़ा सवाल जो यहाँ पे निकल के आता है कि जब हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बात करते हैं तो आमतौर पर एक जनमानस होता है कि कोकीन है, अफीम है या इस तरह के ड्रग्स होते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि जो दर्द निवारक दवाएं होती हैं, जो नींद की गोलियां होती हैं, वो भी कहीं न कहीं ये नशीली पदार्थों की श्रेणी में ही आते हैं। और आपने जो जिक्र किया यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम का, इसकी एक रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2017, जिसमें ये कहा गया कि लगभग 1 अरब लोगों ने साल 2015 में कम से कम एक बार ड्रग्स का इस्तेमाल किया। तो ये अपने आप में कितना खतरनाक है और कैसे हम लोगों तक इस मैसेज को कन्वे कर पाते हैं कि आखिर ये नशीली दवाओं की परिभाषा में कौन कौन सी दवाएं भी आती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं? ड्रग को हम जनरली 3-4 कैटेगरीज में डिवाइड करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला ये है कि ड्रग क्या है। ड्रग का मतलब होता है ऐसा पदार्थ जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है आपके इलाज के लिए। मगर ड्रग से हमारी समस्या नहीं है, हमारी समस्या है ड्रग एब्यूज से। तो इसमें 3 टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग यूज, ड्रग एब्यूज एंड हार्मफुल यूज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे दांत में दर्द है, मैं किसी डेंटिस्ट के पास जाता हूँ और डेंटिस्ट के पास जाने के बाद वो मुझे 3 डिफरेंट दवाइयां देता है। एक हो सकता है कोई अच्छा सा टूथपेस्ट होगा, दूसरा हो सकता है कोई दर्द की दवा हो, तीसरा हो सकता है कोई गम, मतलब हमारे जो मसूड़े को मजबूत करने के लिए। थोड़े दिन के बाद मुझको वैसा ही दर्द होता है तो मैं उस डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहूंगा, मैं उसी में से ढूंढूंगा कौन से दवा से मेरे दर्द पे आराम मिला था। तो अब ये सेकेंड टाइम भी हो सकता है यूज होगा, मगर थर्ड फोर्थ टाइम के बाद ये यूज नहीं है, इसको हम लोग एब्यूज बोलते हैं कि अब उससे आपको डॉक्टरी सलाह की जरूरत नहीं है, अब आप अपने लेवल पे आपने उसको लेना शुरू किया और हो सकता है महीने 1.5 महीने लगातार यूज करने के बाद उसको हम लोग कहते हैं हार्मफुल यूज। हार्मफुल यूज का मतलब है कि अब उससे कोई हमें फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ नुकसान और नुकसान हो रहा है। अब दूसरी समस्या आपने कही कि कौन सा नेचुरल है, कौन सा नेचुरल नहीं है, तो मैं आपको इसको 2 भाग में बांट के बताता हूँ। एक जिसको नार्कोटिक्स ड्रग जब आप कहते हैं तो नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब होता है वो तमाम ड्रग जो नेचर ने डायरेक्टली हमें दिया है, दैट इज कॉल्ड नार्कोटिक्स ड्रग। और जो नेचर ने हमें नहीं दिया, उसको जिसको हमने लैब में पैदा किया, उसको हम लोग कहते हैं साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो ये दोनों मिला के हिंदुस्तान में जो कानून है नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, उसके अंतर्गत ये सारे ड्रग्स आ जाते हैं। अब एक सवाल हो सकता है कि कौन सा लीगल है, कौन सा इलीगल है। तो बहुत सारे नेचुरल ड्रग्स में लीगल भी है और बहुत सारे नेचुरल ड्रग्स में इलीगल भी है। एग्जाम्पल के लिए अफीम या अफीम से जो भी ड्रग बनाए जाते हैं वो सब इलीगल नहीं है। अफीम इलीगल है मगर अफीम से मॉर्फिन जो बना है वो लीगल है। मगर लीगल का मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल पर्पस के लिए दिया जाएगा और मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही उसको ले सकते हैं। तो बहुत थिन लाइन है लीगल और इलीगल का। और जो इलीगल ड्रग्स हैं उसमें उतना ज्यादा मिसयूज नहीं होता है जितना लीगल ड्रग का मिसयूज होता है। फॉर एग्जाम्पल टोबैको एंड अल्कोहल, ये दोनों लीगल इंडिया में ड्रग्स हैं, मतलब एक्सेप्ट 5 स्टेट्स जिसमें बिहार है, गुजरात है,
नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इन 5 स्टेट में अल्कोहल पीना, बेचना, यूज करना गैर कानूनी है। रेस्ट ऑफ द कंट्री में ये लीगल है, मगर उसमें भी कुछ में रिस्ट्रिक्शंस हैं। से 18 साल या 20 साल या 22 साल से नीचे के बच्चों को आप ये नहीं बेच सकते, और अगर बेचते हुए पाए जाएंगे तो एक नया कानून आया है। वो कानून कहलाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 77-78 में 7 साल तक की सजा है। तो ये हो गया लीगल और इलीगल ड्रग। बहुत सारे जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जिसको हम पेन किलर के रूप में यूज करते हैं, तो वो जो दवाएं हैं वो 100% डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही एक केमिस्ट किसी को दे सकता है, और जब तक उसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है तभी तक वो ड्रग ले सकता है। उसका कारण ये है कि ये बहुत जल्दी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हो जाता है। एक और एस्पेक्ट में बता देता हूँ, एक होता है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमें सप्लाई घटाना है तो साथ साथ डिमांड घटाएंगे, तभी जाकर हम इस पूरे समस्या पे काबू पा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है, जो अभी आपने कहा कि दुनिया में 1 बिलियन लोगों ने जो ड्रग लिया था, उसका कारण ये है कि बहुत सारे लोग अनायास ही ड्रग लेते हैं, स्पेशली जो बच्चे 18 साल के नीचे वाले हैं, उनको पता नहीं होता है और वो बगैर जानकारी के ये नशा ले लेते हैं और धीरे धीरे वो इसके गिरफ्त में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जागरूकता के स्तर पर हम लोग कितना तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को समझाइए। देखिए, अधिकतर लोगों को पता है नशा करना अच्छी बात नहीं है। अधिकतर लोगों को पता है नशा करने से उनका भी नाश होता है और परिवार की भी परेशानी होती है। बट समस्या ये है कि बच्चे जब इसका नशा करने लग जाते हैं तब उनको इस बात का ख्याल नहीं होता है कि मैं रियली इसमें फंसने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उन्होंने 272 डिस्ट्रिक्ट में, भारत के ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ नशे की समस्या ज्यादा है, वहाँ पे एक लाइफ स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। लाइफ स्किल का मतलब है कि अगर मैं ऐसे दोस्तों के बीच में हूँ जो लोग नशा कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को कैसे बचा सकूं, मैं कैसे रिफ्यूज कर सकूं। तो ये जो सारा प्रोग्राम है वो अवेयरनेस के बाद का स्टेज है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंशन का स्टेज। और प्रिवेंशन के लिए हुनर की भी जरूरत है और माहौल की जरूरत है, और इन दोनों में हमें परिवार और जो स्कूल है उन दोनों की भागीदारी उतनी ही चाहिए जितना हमें सरकार की भागीदारी की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जो 272 जिलों की जो बात है, किस तरह से उन 272 जिलों में लोगों को टारगेट किया जाएगा? इसका एक प्रयोग किया गया दिल्ली में, और एक बहुत बड़े पैमाने पर चंडीगढ़ में प्रयोग किया गया। चंडीगढ़ के प्रयोग से बहुत अच्छी चीजें निकल कर आई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि करीब 3000 बच्चे जो नशा शुरू कर दिए थे या करने की स्थिति में थे, वो सारे बच्चे उससे बाहर निकल कर आ गए। परिवार में खुशहाली वापस आने लग गई, बच्चे वापस स्कूल जाने लग गए। और चंडीगढ़ पुलिस ने अब 3 महीना पहले एक क्राइम डेटा रिलीज किया था कि जिन जिन इलाकों में ये इंटरवेंशन हुआ, तो उन इलाकों में जो क्राइम है वो घट गया। तो इसी को मॉडल बनाकर हम लोग एक सर्वे करने जा रहे हैं। हम लोग मीन्स भारत सरकार और भारत सरकार के साथ जो जुड़े हुए जो संस्थाएं हैं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीयर लेड इंटरवेंशन है वो वहां पे इम्प्लीमेंट होगा जहां पे ड्रग की समस्या दिख रही है। और वो कैसे पता चलेगा? पुलिस के क्राइम रिकॉर्ड से पता चल रहा है, और जो मेडिकल हॉस्पिटल्स में या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो इंफॉर्मेशन आ रहा है कि यहाँ पे ड्रग यूजर का ग्रुप है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, इन दोनों के डिटेल इंफॉर्मेशन से और जो पब्लिक इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये ट्रायंगुलेशन के बाद उस डिस्ट्रिक्ट में वो इलाका डिसाइड किया जाएगा, और उन इलाकों में जो ट्रेंड मैन पावर है वो वहां पे उन बच्चों के साथ काम करेंगे। और इसमें एक और प्रोग्राम शुरू हो रहा है, जिन लोगों ने शुरू कर दिया मगर घर में उनके लिए स्पेस नहीं है, उनके लिए बाजार में स्पेस नहीं है, स्कूल में स्पेस नहीं है, उसके लिए एक और प्रोग्राम शुरू हो रहा है जिसका नाम है आउटरीच एंड ड्रॉपिंग सेंटर। कि इन बच्चों को उस आउटरीच एंड ड्रॉपिंग सेंटर में आएंगे, वहां पे इनके जो नशा इन्होंने शुरू किया उसको छुड़ाने का प्रयास किया जाएगा, और साथ साथ इनको काउंसलिंग दी जाएगी, इनको ग्रुप थेरेपी दिया जाएगा, इनको जो स्किल बिल्डिंग भारत सरकार का प्रोग्राम है, जो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, उसके साथ जोड़ा जाएगा और इनको वापस मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाएगा। डॉक्टर साहब, जब भी हम बात करते हैं नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसका अवैध व्यापार, कानून व्यवस्था जो पुलिसिंग जिसको हम कहते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसको रोकने में। उसको लेकर किस तरह से हम आगे बढ़ पा रहे हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपने सप्लाई कर्टेल किया और डिमांड है तो सप्लायर नए नए तरीके से वहां पे आएंगे, क्योंकि डिमांड है तो उसका प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो नए सप्लायर्स आएंगे। अगर व्यापार को घटाना है, व्यापार को बंद करना है, तो सिर्फ सप्लायर्स को गायब करके बाजार में काम नहीं हो सकता है। तो हमें डिमांड को घटाना है और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 2, जितनी भी हमारी सारी एजेंसीज काम कर रही है वो बहुत मेहनत से इसको घटाने का प्रयास कर रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने लेवल पे मेहनत कर रही है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस है वो सब मेहनत कर रहे हैं, मगर 2 ग्राम 5 ग्राम किसने अपने पॉकेट में छिपा कर रखा हुआ है वो एक पुलिस वाले के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है पता करना। और जनरली जो पुलिस वाले पकड़ते हैं वो किनको पकड़ते हैं, वो छोटे पैडलर्स को पकड़ते हैं। जो बड़ा कार्टेल है वो हमारे गिरफ्त में नहीं आ पाता है। तो मैं ये कहता हूं कि डिमांड को भी घटाना और सप्लाई को भी घटाना दोनों एक साथ होना चाहिए, तभी जाके हम इस पे सफलता पाएंगे। डॉक्टर साहब, तीसरा जो सबसे बड़ा पक्ष जो हमारी चर्चा में आया था कि मेडिकल क्षेत्र, जब हम कहते हैं कि कुछ दवाइयां मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के बिना केमिस्ट स्टोर बेच नहीं सकता, इस सेगमेंट पे किस तरह से फोकस करने का जरूरत है, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इस पे फोकस किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, मगर दिक्कत यह है कि जो केमिस्ट से हमारा एक पर्सनल 1-to-1 रिलेशन हो जाता है, जिस भी हम दवा की दुकान से लेते हैं। केमिस्ट के लिए भी परेशानी यह है कि अगर वो मान लीजिए किसी को पेन में है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, किस तरह का परेशानी है, तो उसको 2-4 दवा दे देता है और धीरे धीरे ये फिर व्यापार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि केमिस्ट भी जो मार्केट में बैठा हुआ है सब अच्छे नहीं है और सब खराब भी नहीं है। बहुत सारे लोग कभी भी आपको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा मांगने जाइएगा तो नहीं देंगे, मगर उसी में जो रोग एलिमेंट्स हैं वो लोग इन दवाओं को इलीगली लोगों को देते हैं। तो जब तक बेसिक ईमानदारी केमिस्ट के सिस्टम में या केमिस्ट के एसोसिएशन के सिस्टम में जब तक नहीं आएगा, चीजें नहीं होंगी। 3 शब्द है जो मैंने पहले बताया था, यूज, अब्यूज एंड हार्मफुल यूज, वैसे ही 3 और शब्द है जिसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंस, टॉलरेंस एंड विड्रॉल। तो धीरे धीरे डिपेंडेंस बढ़ता है, टॉलरेंस बढ़ता है, और जब अब लोग नहीं लेते तो वो विड्रॉल होता है। विड्रॉल बड़ा कभी कभी सीवियर होता है, वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, और दोनों हो सकता है। तो जब फिजिकल विड्रॉल बहुत पेनफुल हो जाता है तो आदमी किसी भी हद पे जाता है, अपना पूरा परिवार बर्बाद करने के लिए तैयार है, अपना घर द्वार बेचने के लिए तैयार है। तो डिमांड रिडक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक आप इसमें से प्रॉफिट बाहर नहीं निकालिएगा, तब तक ये जितने भी रोग एलिमेंट्स हैं आप उस पर कंट्रोल नहीं लगा सकते हैं। एक बड़ी बात अगर हम वापस उस बड़े परिप्रेक्ष्य में आए कि जब जिस तरह से दुनिया ने 26 जून की जो है वो तारीख तय की, अगर आज की तारीख में हम बात करें पूरी दुनिया के स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, तो नशीली दवाओं के कारोबार को लेकर किस तरह की सोच, किस तरह का कोऑर्डिनेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा है? हर साल मार्च के महीने में वियना में यूनाइटेड नेशन का एक कमीशन बैठता है, उसको कहते हैं कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग, CND। CND में दुनिया के वो तमाम देश आते हैं जिनके यहाँ नशे की समस्या है या नशे पे वो लोग काम कर रहे हैं, और सब आके अपने अपने अचीवमेंट्स को बताते हैं, अपने चैलेंजेस को बताते हैं और अपनी जरूरतों को बताते हैं, और वहाँ पे फिर डिसाइड किया जाता है कि कौन किसकी मदद से कौन क्या कर सकता है। और जो CND है, CND में जो भी डिसीजन होता है उसको फिर यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम है उसकी जिम्मेवारी होती है कि उस मेंबर स्टेट से मिलके बात करके उसको इम्प्लीमेंट करे। 2019 के पहले भारत में किसी तरह का कोई सरकारी डेटा नहीं था ड्रग के ऊपर कि कितने लोग नशा करते हैं, किस तरह का नशा करते हैं। तो UNODC के रिक्वेस्ट करने के बाद भारत सरकार ने 2018-19 में एक व्यापक सर्वे करवाया, और उस सर्वे के बाद जो डेटा निकल कर आया, उस डेटा ने पूरे के पूरे दुनिया के जो ओवरऑल जो डेटा है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा किया। इंडिया और नाइजीरिया का जो डेटा आया था लास्ट ईयर, उससे बहुत फर्क पड़ा। इससे क्या पता चलता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी है वो बहुत सिंसियर है, बहुत कंसर्न्ड है और इस पे काम करना चाहती है, मगर साथ ही साथ जो इंटरनेशनल कार्टेल है वो नया नया तरीका ढूंढता रहता है, और जनरली उन गरीब लोगों को ये टारगेट करता है जो उसके लिए कुरियर का काम करते हैं, जो उसके लिए ड्रग एक जगह से दूसरी जगह या एक प्रांत से दूसरी प्रांत या एक कंट्री से दूसरा कंट्री ले जाते हैं, और जब वो जेल जाते हैं तो ये लोग जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता है। एक नई और समस्या आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं वेब बेस्ड ड्रग सिचुएशन। इस पे भी भारत सरकार का जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने लास्ट ईयर काफी अचीवमेंट्स पाया, क्योंकि डार्क वेब में बहुत सारे लोग अपना ऑर्डर भी देते हैं और जो क्रिप्टो क्वाइन है उससे पेमेंट्स कर रहे हैं। तो नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं और हमें भी उतना ही सजग होना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय कॉपरेशन की जरूरत है, तभी जाके हम इस पे काबू पाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और निश्चित तौर पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग का जो मामला है इसको लेकर कई स्तरों पर एक साथ काम करने की जरूरत है सामंजस्य के साथ साथ। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नशा और तस्करी निषेध दिवस के अवसर पर युवाओं में नशा मुक्ति के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार और पत्रकार संतोष पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।